वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, पिछले क्लासेस में मैंने रेनबो पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर को डील किया था, लेकिन वो चैप्टर अधूरा रह गया था। उसी के रिमेनिंग पार्ट्स को आज फिर से मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने 8 स्टांजा तक डिस्कस किया था। आज 9th स्टांजा से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। भारतीय सभ्यता की व्याख्या जिस प्रकार मेरे द्वारा की गई है, ठीक इसी प्रकार से जो भी इस सभ्यता के समर्थक हैं, वोटरीज मतलब होता है समर्थक, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसी ही व्याख्या की है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेन परफेक्शन। दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है या फिर ऐसी कोई सभ्यता नहीं होती है जिसमें सारे के सारे लोगों ने परफेक्शन हासिल कर लिया हो, यानी पूर्णता हासिल कर ली हो। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मॉरल बीइंग। भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति होती है वो नैतिक मूल्यों को ऊपर ले जाने की होती है, उसको विकास के मार्ग पर ले जाने की होती है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। जबकि दूसरी तरफ जो पश्चिमी सभ्यता होती है वो अनैतिकता का प्रचार प्रसार करती है। प्रोपेगेट मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, विचार फैलाना। द लैटर इज गॉडलेस। यहां दो प्रकार के लेटर होते हैं, एक LATER, एक LATTER। LATER जो होता है वो टाइम प्रेडिक्शन वाला होता है, और LATTER जो होता है ये सीक्वेंस बताया जाता है। तो यहाँ पर दो तरह की सभ्यता की बात हो रही है, एक इंडियन सिविलाइजेशन की बात हो रही है, एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात हो रही है। तो लैटर मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात। लैटर इज गॉडलेस, यानी बाद वाली जो सभ्यता है वो ईश्वर विहीन है, यानी ईश्वरीय चिंतन नहीं है इसमें। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए थॉट, ऑन ए बिलीव इन गॉड। दूसरा यानी शुरू वाली जो सभ्यता है, फॉर्मर सभ्यता जिसे इंडियन सिविलाइजेशन कहते हैं, वो ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। सो अंडरस्टैंडिंग ऐसा समझकर, एंड सो बिलीविंग ऐसा मानकर, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, सभी भारतवासियों के लिए ये, यानी जो भारत को चाहते हैं उनके लिए ये आवश्यक हो जाता है टू क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन even as child clings to the mother's breast। यानी भारत के लोग भारतीय सभ्यता से, भारतीय प्राचीन सभ्यता से ठीक उसी प्रकार से चिपके रहें, क्लिंग किए हुए रहें, जैसे कि एक नन्हा सा अबोध बालक अपने माता की छाती से चिपका रहता है। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। गांधी जी कहते हैं कि मैं जो इस तरह की व्याख्या कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पश्चिमी देश से घृणा करने वाला हूं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी ए थिंग आई हैव लर्न्ड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। बल्कि मैं तो इस पश्चिमी देश का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मैंने इस पश्चिमी साहित्य से बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, that must shun it at all costs। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आधुनिक सभ्यता का, जिन्होंने मुझे ये पाठ पढ़ाया है कि यदि मैं भारतवर्ष को इसके सर्वोच्च शिखर पर देखना चाहता हूं तो निश्चित रूप से मैं अपने देशवासियों को स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहता हूं
कि मेरी जो अनुभव रही है वो एक दो दिन की अनुभव नहीं रही है, बल्कि युगों युगों की अनुभव रही है। मैंने इस मॉडर्न सिविलाइजेशन से बहुत कुछ सीखा है, और ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये इसकी कोई अस्तित्व नहीं है यदि ये हर मुकाम पर, हर कदम पर भौतिकवाद के, सभ्यता के ट्रियम्फ की बात करती है, जीत की बात करती है। इसलिए इसके अंदर वो गहराई नहीं है जो हमारी भारतीय सभ्यता में है। It is perhaps unnecessary, if not useless, to weigh the merits of two civilization. It is likely that West has evolved the civilization suited to its climate and surroundings, and similarly we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their own respective spheres. शायद यह अनावश्यक है, यदि बेकार नहीं है तो, कि दो प्रकार की सभ्यताओं की प्रतिभा को तौलना। संभव है कि पश्चिमी देशों ने अपने अंदर उसी तरह की सभ्यता का विकास किया है जो उनकी आबोहवा और पर्यावरण से के अनुकूल है, और ठीक उसी प्रकार से हम सबों ने भी वैसी ही सभ्यता का, यानी हमारी जो सभ्यता है बिल्कुल ऐसी ही सभ्यता है जो हमारे कंडीशन को सूट करती है। दोनों ही अपने अपने मुकाम पर, अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human bonds. मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो अंतर करने वाला जो लाक्षणिक गुण है इसके अंदर, वो ये है कि इस सभ्यता में अनंत गुणनशीलता है मानवीय इच्छाओं की। The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants. और जो प्राचीन सभ्यता के जो लाक्षणिक गुण है उसमें एक आवश्यक अवरोध है, जो अवरोध डालती हैं हमारे इच्छाओं पर और वो उन्हें रेगुलेट करती रहती हैं। The modern or Western insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity. दूसरी तरफ यदि मॉडर्न और वेस्टर्न जो असंतोष की बात करें, ये हमारे अंदर जो एक विश्वास होती है, इस विश्वास में कि हम केवल आगे की नहीं सोचते हैं, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन केवल आगे भागने की कोशिश करती है, आगे के विषय में चिंतन करती है। आज वर्तमान समय में क्या कुछ कर रहा है, हम उसके चलते क्या कुछ खो रहे हैं, यह कभी नहीं विचार करती। जबकि हमारी सभ्यता सदैव भविष्य को भी देखती है, वर्तमान को भी देखती है और देवत्व की विषय वस्तु को भी देखती है, डिविनिटी को भी देखती है। The restraint of ancient or Eastern civilization arises from a belief. और ये जो पूर्वी सभ्यता है हमारी भारतीय सभ्यता, ये एक विश्वास के आधार पर निकलती हैं। Often in spite of ourselves in a future state and the existence of divine power. निश्चित रूप से हम भविष्य की ओर जाने के बावजूद भी, भविष्य की अवस्था में जाने के बावजूद भी हम अपने दैवी शक्ति के अस्तित्व को कभी नहीं भूलते। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist. ऐसा बताया जाता है गांधी जी के अनुसार कि हमारे आधुनिक आविष्कार कुछ ऐसे शानदार स्वरूप में आए हैं और तत्काल रोज के रोज एक इस प्रकार से आविष्कार होते रहते हैं जो हमें पागल बना देने वाले होते हैं। हम उसके उपलब्धियों को रेसिस्ट नहीं कर पाते कि आखिर ऐसा कुछ कैसे हुआ। बट आई हैव नो मैटर ऑफ डाउट, लेकिन मुझे कहने में जरा सी भी शंका नहीं है, द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस। लेकिन मेरा मानना है कि भले ही ये चकाचौंध हमें बुलाती हूं, लेकिन मनुष्य की जो जीत
निहित होती हैं वो उसके सहन शक्ति में, अंकुश में ही निहित होती हैं, रेसिस्टेंस में निहित होती हैं। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर। ये जो आधुनिक सभ्यता होती है, आधुनिक आविष्कार होते हैं, ये हमें मोमेंट्री प्लेजर देते, क्षणिक खुशी देते हैं, और इसी के चक्कर में हम भारतवासी क्या करते हैं, अपने परमानेंट गुड को एक्सचेंज कर जाते हैं, हम एक खतरा मोल ले लेते हैं अपने लिए। जस्ट एज द वेस्ट हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटीरियल, जिस प्रकार से पश्चिमी देशों ने शानदार खोज किए हैं भौतिकवाद के क्षेत्र में, सिमिलरली Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit and of the soul. ठीक उसी प्रकार से हमारे हिंदूवाद ने उससे भी कई गुना अधिक शानदार खोज किए हैं धर्म के क्षेत्र में, आत्मा की बातों के क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में। But we have no eye for these great and fine discoveries. लेकिन गांधी जी का कहना है कि हमारे पास एक्सटर्नल आइज तो हैं, लेकिन डिवाइन आइज हमारे पास नहीं है, इतने शानदार डिस्कवरीज को हम देख भी पाए। वी आर डेजल्ड बाय द मटीरियल प्रोग्रेस, हमारी आंखें चुंदिया उठी हैं इस भौतिकवाद के प्रगति से, दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, यानी पश्चिमी विज्ञान ने जो चकाचौंध कर देने वाले आविष्कार हमारे सामने दिए हैं, उनसे हमारी एक्सटर्नल आइज चुंदिया गई है। आई एम नॉट इनेमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मैं इस प्रकार के यानी पश्चिमी सभ्यता के पथ पर चलने को मैं कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम, हकीकत में देखा जाए तो ईश्वर भी शायद यही चाहते हैं। उन्होंने पूरे विवेक के साथ ये बताया है, हैज प्रिवेंटेड इंडिया, भारतवर्ष के लोगों को प्रिवेंट किया है, रोका है, फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दीज लाइन्स, इस प्रकार के पद्धति से आगे बढ़ने को नहीं कहा है, सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ मीटिंग द ऑनर्स ऑफ मटेरियलिज्म, ताकि ये जो भीड़ है भौतिकवाद की, इससे बच करके हम अपने मुख्य उद्देश्य से विमुख नहीं हो जाएं। शायद ईश्वर भी यही चाहते हैं। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, आखिरकार इस हिंदूवाद में निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण यह आज भी जीवित है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इसने अपने आंखों से एक प्रमाण के रूप में देखा है बेबीलोन के पतन को, सीरिया के पतन को, पर्शिया के पतन को, मिस्र के सभ्यता के पतन को, यानी देशों के पतन को नहीं, बल्कि वहां की जो चकाचौंध कर देने वाली एक सभ्यता थी एक समय में, उनके पतन को देखा है। कास्ट ए लुक अराउंड यू, गांधी कहते हैं कि आज के नागरिक अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देखे, वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, कहाँ है उस जमाने का रोम, कहाँ है उस जमाने का यूनान। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबन, क्या गिबन जो 18वीं सदी के महान इतिहासकार थे इटली के, क्या उन्होंने जो अपने पुस्तक में उल्लेख किया था इटली के विषय में, उस तरह का इटली आज मौजूद है हमारे सामने में? और रेदर द एंशिएंट रोम, यानी रोम के विषय में जो चर्चा गिबन साहब ने की थी अपने पुस्तक में, वो उस स्थिति में आज रोम नहीं है। फॉर रोम वाज इटली। गो टू ग्रीस, फिर पुनः सलाह देते हैं गांधी जी, यूनान जाकर देखो, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, जहां विश्व प्रसिद्ध पुरातत्व सभ्यता की बातें हैं। देन कमिंग टू इंडिया, सारे जगह घूमकर, सारे पश्चिमी देशों को घूमकर भारतवर्ष में आप आ जाओ, लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स, और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति अपने हमारे यहाँ के सबसे प्राचीन इतिहास के धरोहर को, पन्नों को पलटे, एंड देन लुक अराउंड यू, और उसके बाद वो अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर आज के समाज में देखे, एंड यू वुड बी कंस्ट्रेन्ड टू से, तब निश्चित रूप से आप पूरे गर्व के साथ ये कह पाओगे, यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। हाँ, सही मायने में जो बात मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, अक्षरशः हूबहू वैसा ही भारत आज जीवित है। ट्रू, देयर वर डंग हीप्स टू, निश्चय ही यह सत्य है कि आज जो हम गोबर की ढेर चारों ओर तरफ देखते हैं,
उस जमाने में भी हुआ करते थे, हियर एंड देयर, यहाँ वहां रहते थे। बट देर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम। ये गोबर के ढेर मात्र नहीं थे, बल्कि इनके अंदर बड़े समृद्ध खजाने छिपे हुए थे। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड, और जो कारण है क्यों अभी तक ये जीवित रही, इज दैट द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट। इसके पीछे जो मूल तथ्य है कि हिंदूवाद ने जो एक तथ्य इसके पीछे छिपा रखा था, इट वॉज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटीरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। यानी हमारे हिंदूवाद ने हमें भौतिकवाद के मार्ग पर अग्रसारित होने को नहीं कहा, बल्कि आध्यात्मिक पद्धति पर हमें आगे बढ़ने को कहा। यानी हम आगे भी बढ़ें और ईश्वरीय बातों को भुलाएं नहीं। Our civilization, our culture, our swaraj depend not upon multiplying our wants, self-indulgence. गांधी जी का कहना है हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो स्वराज है, वो हमारे इच्छाओं की गुणनशीलता पर निर्भर नहीं करती हैं, स्वयं के भागीदारी पर निर्भर नहीं करती हैं, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, बल्कि इन इच्छाओं को हम वश में कर लें और सेल्फ डिनायल की शक्ति हमारे अंदर आ जाए। हम अच्छी चीजों को, लुभाने वाले चीजों को देखें फिर भी मन से उसे इनकार कर दें, इस पर निर्भर करती है हमारी सभ्यता। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस। यूरोप की जो सभ्यता है इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोप वासियों को ये सूट करती थी, बट इट विल रिमेन मीन रूइन फॉर इंडिया। अगर यूरोप की सभ्यता को भारतवर्ष के लोग अपनाना चाहें, इफ वी इंडिवर टू कॉपी इट, यदि हम भारतवासी इसके नकल की प्रयास करने चले, तो निश्चित रूप से हम अपने लिए विनाश का कारण लेंगे, विध्वंस का कारण बन जाएंगे। This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us. मेरा कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि पश्चिमी सभ्यता में यदि कुछ अडॉप्ट करने वाली बात है, ग्रहण करने वाली बात है, एसिमिलेट करने वाली बात है, शामिल करने वाली बात है, जो उनके अंदर अच्छाई है, यदि हम उसे पिक एंड चूज पावर की कैपेसिटी से हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। गांधी जी का कहना है, एज इट डज नॉट मीन दैट इवन यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ व्हाटएवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। और गांधी जी साथ ही साथ यूरोप वासियों के लिए भी एक नसीहत देना चाहते हैं। वो बताते हैं यूरोप वासियों को कि यूरोप वासी भी ये ना मान लें कि उनके अंदर जो बुराई घर कर चुकी है, एक बुराई रूपी जो दिमक है उसके अंदर क्रिप्ट करके आ गई है, वो उनसे छुटकारा पा लें, तभी उनका कल्याण संभव है। द इंसिडेंट सर्च फॉर मटीरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल। ये लगातार जो हम सर्च करते फिरते हैं अध्यात्म भौतिकवाद के ऐशो आराम के विषय में और उसके गुणनशीलता के विषय में, ये इस प्रकार की बुराई है। एंड आई make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook। और मैं पूरे गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल साहस जुटा करके ये कहना चाहता हूं यूरोप वासियों को कि इन यूरोप वासियों को अपने दृष्टिकोण में जल्द से जल्द बदलाव लाने पड़ेंगे, if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves। यदि इन यूरोप वासियों को जिन ऐशो आराम के चलते वे लोग अग्रसर हो रहे हैं, विकास की ओर जा रहे हैं, इनके बोझ तले उनको अगर अपने आप को नहीं कुचलना है तो उन्हें उनके दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग। हो सकता है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी रीडिंग है, मैं गलत हो सकता हूं, बट आई नो दैट फॉर इंडिया to run after golden fleece is to court certain death। यूरोप वासियों के लिए मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि यदि मैं भारतवर्ष की बात करूं, अगर हमारे भारतवासी यूरोप वासी की नकल करते हुए इस सोने की चिड़िया के पीछे में अगर भागेंगे तो निश्चित रूप से अपने लिए मौत का फरमान लेंगे। Let us engrave on our hearts the motto of Western philosopher। आए हम सब अपने हृदय पर अंकित करें उस महान पश्चिमी दार्शनिक के मूल उद्देश्य को, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उन्होंने बताया था कि सादा जीवन होना चाहिए और उच्च विचार होने चाहिए। टुडे इट इज सर्टेन दैट
द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग। आज यह सुनिश्चित है कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनके पास उच्च जीवन शैली नहीं हो सकती। एंड वी द फ्यू और हम कुछ ही लोग ऐसे हैं हु परहैप्स टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस। यानी इन ऊंचे लिविंग वाले लोगों में से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो आम जनता के विषय में, आम लोगों के विषय में सोचते हैं। रन द रिस्क इन ए वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग। लोग बड़ा बनने के चक्कर में भागते फिर रहे हैं, हाई लिविंग के चक्कर में व्यर्थ का अपने आप को विनाश करते चले जा रहे हैं ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। ऐसे लोग निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से, चाहे गलत तरीके से हो या अन्य तरीके से हो, ऊंचे जीवन शैली को तो पा लेंगे लेकिन ऊंची सोच गवा बैठेंगे। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, सभ्यता सही अर्थ में कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन, ये गुणनशीलता में निहित नहीं होती, बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, बल्कि ये निहित होती हैं जानबूझकर हम अपनी इच्छाओं को वश में कर लें, उसमें निहित होती है। दिस एलोन इंक्रीजेस, केवल इसी पद्धति पर चलकर हम अग्रसर हो सकते हैं, विकास की ओर जा सकते हैं, और यही प्रक्रिया प्रमोट करती है, प्रमोट्स कंटेंटमेंट। अगर इस मार्ग पर हम चलते हैं तो हमारे मन में संतोष भी होता है, कंटेंटमेंट भी होती है, रियल हैप्पीनेस आ जाती है हमारे अंदर, वास्तविक खुशी हमें मिलने लगती है, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और सेवा भावना भी जागृत हो जाती है। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। गांधी जी बार बार इस तरह के विरोधाभास वाली बातें कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि शायद मेरी बातों को लोग गलत न समझ लें, तो पुनः अपने बचाव को वो कहते हैं कि शारीरिक शांति भी कुछ मात्रा में आवश्यक है, शारीरिक आराम भी आवश्यक है, बट अबव ए सर्टेन लेवल, ले एक निश्चित सीमा से अगर ऊपर हो जाए, इट बिकम्स ए हिंडरेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प, ये तो मदद के बजाय ये हमारे लिए बाधा बन जाती है। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants, इसीलिए ये जो एक हमने विचारधारा पाल रखी है अनलिमिटेड, अनंत इच्छाओं की पूर्ति को लेकर के, एंड सेटिस्फाइंग देम, और उसको पूरा करने के चक्कर में स्वयं को जो हम झोंक देते हैं, सीम्स टू बी ए डिल्यूजन एंड ए स्नेयर। ये जो है क्या लगती है, एक भ्रम के समान लगती है और एक माया जाल के समान लगती है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, किसी के शारीरिक सुखों की जो पूर्ति होती है, जो उसको संतोष प्राप्त होगा, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स, यहां तक कि ज्ञान की भी जो बातें होंगी, ऑफ वंस नैरो सेल्फ, किसी अपने संकीर्ण विचारधारा को लेकर, मस्ट मीट ए सर्टेन पॉइंट, ए डेड स्टॉप, इसको एक निश्चित रूप से इसका एक अंत सीमा होती है, डेड स्टॉप होती है हर किसी चीज का। जिस भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन उसका एक अंतिम बिंदु होती है, तो हर हमारी इच्छाओं की भी अंतिम बिंदु होती है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल नीड्स हो, चाहे फिजिकल नीड्स हो, बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलप्चुअसनेस, इससे पहले कि वो भौतिक एवं बौद्धिक विकृति में बदल जाए, हमें स्वयं को नियंत्रित करना चाहिए। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, किसी भी मनुष्य को अपने भौतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए दैट दे डू नॉट हिंडर हिम, ताकि वह उसे रुकावट न डाल सके इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव जाति की सेवा करने में, ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड। गांधी जी का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य की सारी जो शक्तियां हैं वो इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए कि वो केवल अपना भला न करे, बल्कि संपूर्ण मानव जाति का भला करे, यही उसका उद्देश्य होना चाहिए। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एवं कल्चर में, गांधी जी ने इस तरह की बातें कही हैं। उनकी बातों को हमें सही रूप से फॉलो करना चाहिए। आज का ये जो अध्याय है संपूर्ण हुआ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसी तरह से मैं कुछ ग्रामर पर भी बातें करूंगा अगले लेक्चर में, उसको भी ध्यान देना है। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें,
कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू।